बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कौम तो किरदार अदा कर रही है कि हमारे इदारे भी किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया और उसने भी अपने पैर बाहर निकाल लिए हैं। अब इसका शेड्यूल जारी किया जा रहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अब मामला तय है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अहम इजलास से खिताब किया और उन्होंने कहा कि कल हम एक अहम करारदाद ला रहे हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की और कराची की समाजी सरगर्मियों पर, और फिर हम बात करेंगे डॉलर की ऊँची उड़ान से लेकर पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस तक। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप यंग बिज़नेसमैन हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी पे और स्पेशली सोशल वर्क पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि ज़रा ये क्यों डॉलर क्यों नहीं बैक हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब बांग्लादेश के रिज़र्व हमसे ज़्यादा निकल गए, हम क्यों, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले तो आपका तुमसे है पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया जो मुझे आपने यहाँ पर मदऊ किया। देखिए साजिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है ना, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है एक्सपोर्ट। आपके मुल्क का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल डाउन हो गया है, बहुत डाउनफॉल पे आ गया है आपका एक्सपोर्ट। क्योंकि आप देखें इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर जो थे वो भी अपना काम बंद कर रहे हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अपना काम बंद अगर नहीं किया उन्होंने तो उन्होंने एटलीस्ट काफी हद तक कम कर दिया है। जब आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा। जब आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा, शॉर्टफॉल होगी, तो जाहिर सी बात है डॉलर की प्राइस तो ऊपर जानी ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डॉलर की प्राइस सबसे ऊपर जो जा रही है और जो अनस्टेबल है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपका एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। प्लस साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से आती थी, जो बाहर से लोग भेजते थे, अब आप देखें डॉलर में अब हमारे यहाँ 3 रेट चल रहे हैं डॉलर के। एक रेट जो है वो चल रहा है ओपन का, एक चलता है इंटरबैंक का और एक चल रहा है ब्लैक का। आपको जो डॉलर मिल रहा है वो एक्सचेंज से ज्यादा मिल रहा है ब्लैक में। आपको देखें इंटरबैंक में और ब्लैक में 20 रुपए का फर्क है। अब एक बंदा अगर मिसाल के तौर पे बाहर से अगर $1000 अपने घर पे भेज रहा है तो वो इंटरबैंक से भेजने से ज्यादा प्रेफर कर रहा है कि मैं ब्लैक मार्केट से भेजूं, क्योंकि उसमें से $1000 पे 20,000 रुपए का फर्क आ रहा है। तो वो कहेगा ना कि यार मैं क्यों इंटरबैंक से पैसे भेजूं, इवन अगर उसकी जगह मैं भी हूंगा तो मैं यही सोचूंगा ना। 1 आध रुपए का फर्क समझ में आता है। हमारे कंट्री में 3 रेट चल रहे हैं डॉलर के, तो अब आप बताएं कैसे होगा काम। तो इसी वजह से डॉलर की ऊंची उड़ान होगी, ऊपर जाएगा डॉलर, क्योंकि डॉलर आ नहीं रहा। तो हमारे यहाँ तो यही एक चीज जब मिलेगी नहीं तो उसका रेट तो ऊपर जाना ही है। हुकूमती आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो आला तजुर्बा रखते हैं उनकी ये नाअहली है? देखिए सर, इनके बारे में तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करता हूँ आपसे। इस वक्त में ज्वाइन किया है इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर साहब ने। मंसूर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक। कैस मंसूर साहब, अदालत ने एक तारीखी फैसला दे दिया, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम ये मुस्तरद करते हैं और कल एक अहम करारदाद लाई जा रही है। किस सिमत जाता हुआ मुल्क आप देख रहे हैं? कहीं इमरजेंसी या मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा? देखिए, मैं तो हैरान हूं कि मुस्लिम लीग और खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं आते, वो तो फौरन बैक पे हो जाते हैं। और इस दफा क्यों इतना फ्रंट सीट पे आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको पावर मिल रही है, हालांकि ये कभी भी ऐसे नहीं होते। आप देखें नवाज शरीफ साहब उतरे, चले गए, इनके बारे में हुई, कोर्ट अरेस्ट किया, चले गए, तो कभी इतना फ्रंट सीट पे नहीं होता। लेकिन देखें, आइन को डेफिनेटली इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो सारा काम हुआ है ना, मैं समझता हूँ इसका फॉल्ट खान साहब के ऊपर जाता है। खान साहब अगर अदम एतमाद को सिस्टम के साथ करने देते या रिजाइन कर देते उस वक्त और अदम एतमाद को फेस करते और फेस करने के बाद अपनी सीट छोड़ देते, आज उनकी इस वजह से बहुत लोगों को नए रास्ते मिल गए। मुस्लिम लीग नून कभी ऐसा नहीं करती, किसी सूरत नहीं करती, लेकिन खान साहब की और पीटीआई की उस चीजों की वजह से आज ये भी करने लगे हैं। और मैं समझता हूँ जुडिशरी को इस दफा बहुत स्ट्रिक्टली 14 को इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि देखिए आइन का तो तकाजा भी है और आइन को फॉलो भी करना है पाकिस्तानी। और अगर इन्होंने ये ना किया तो अगली दफा से कभी भी ये डिसॉल्व करते हुए भी पेंडिंग कर देंगे। सारा वे उसी तरीक से है जो खान साहब ने किया। अब इसको रिवर्स होना चाहिए और मुल्क में आइन प्रॉपर वे में फॉलो किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर सका हूं, जो हुकूमती मुतालबा था लार्जर बेंच का कि फुल कोर्ट बनाया जाए, ऐसी कोई मुल्क में वजह नहीं थी, उनकी ये डिमांड मतलब अहम नहीं थी और अदलिया ने जो किया सही किया। देखिए, मैं समझता हूँ अदलिया को भी उसी वक्त लार्जर बेंच बना देना चाहिए।
और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज की डिमांड है ना। आप देखें, अदलिया है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की कुछ तो वर्थ होगी ना, इज द प्राइम मिनिस्टर। आपको अगर उन्होंने कह दिए पीपीपी पार्टी है, बहुत सी पार्टीज हैं, इनको लार्जर बेंच डेफिनेटली बना देना चाहिए था। और लार्जर बेंच में जब आपके दिल में है ही कोई चीज नहीं, और इनका इंसाफ का तकाजा भी यही, और अभी भी मेरा ख्याल है ये अपील में लार्जर बेंच की डिमांड करेंगे, तो लार्जर बेंच बना के चीज क्लोज करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर कैस मंसूर साहब, अब इलेक्शन कमीशन ने भी पैर बाहर निकाल लिए, और बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने भी हुकूम जो अदलिया का फैसला है वो मानते हुए अपने इलेक्शन के शेड्यूल जारी कर दिए हैं, कागजात नामजदगी तारीख दे दी है। इसका मतलब ये कि फाइनली इलेक्शन हो जाएंगे? मेरा ख्याल है होंगे, अगर इन्होंने नेशनल असेंबली डिसॉल्व ना की, क्योंकि मैं मरियम की भी स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि हम हराएंगे। तो इट्स मीन क्या वो ये हार चुके हैं कि इनके पास और कोई वे नहीं है 14 मई को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का। और देखें, आप सियासी पार्टी हैं और 13-14 पार्टियां मिलकर पीडीएम बनी पड़ी है, फिक्र किस चीज की है, इतना खौफ किस चीज का है? और मेरा जहां तक ख्याल है ना सर, आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व जब की थी खान साहब ने, तो जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा खेल खेला था। उन्होंने उनके एमपीएस से मीटिंग शुरू की, मीडिया में चलता रहा वो एमपी आएगा, वो एमपी आएगा। इस प्रेशर से खान साहब खुश हो गए और उनके ट्रैप में आ गए और असेंबली डिसॉल्व कर बैठे। और अभी भी अगर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट खान साहब भी नहीं ला सकते। आप अभी देखें, उनके घर के बाहर भी तो केपीकी की टीम ही बैठी हुई थी ना। तो आप देखें ना, पंजाब की लाहौर की टीम बैठाते ना तो पता चलता। तो ये एक हल्के से जीतना आसान नहीं होता। और बाकी मुल्क के अंदर क्राइसिस है, डेफिनेटली है, इसको फॉलो करना चाहिए और लोगों को इसमें हेल्प करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया इस मुल्क में, सिर्फ झूठ बोलना और बदतमीजी सिखाने के अलावा तो कारनामा मुझे नजर नहीं आया। 28,000 अरब, मैं तो कहता हूँ पीएमएलएन वाले और जो गवर्नमेंट है वो एक दफा 28,000 अरब जो इन्होंने लोन उठाया उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करे, लगा कहाँ हुआ है? कराची उसी तरह टूटा फूटा। एमएनएज ने अगर कराची के फंड लिया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो पैसा तो गया ना पाकिस्तान का। भले गवर्नमेंट सिंध की पीपल्स पार्टी की है, लेकिन पैसा तो उन्होंने लिया, कहीं लगा हुआ नजर आया पीटीआई का? ये जो आफ्ताब जहांगीर समेत पीटीआई के जो कराची के एमएनएज हैं, वो तो बुलंदोबाद नारे लगाते हैं कि हमने कराची की सड़कें बनवाई हैं। देखें, राबिस्तान और आफ्ताब जहांगीर की लैंड ग्रैबिंग की आपने वीडियो भी देखी होगी कि आपस में इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारे कब्जा ग्रुप में। तो इन लोगों से क्या बात, इन लोगों के इलाके में लोगों को बहुत पता है। आपने भी देखा, कल मैं गाजीकोट भी गया, वहां का हाल दिखाया मैंने मीडिया में लोगों को कि ये हाल किया। उसने कुछ किया होता तो नजर भी आता। आ जाए आपसे यूसुफ गोठ आ जाए, सदीक गोठ आ जाए, साल में एक नाला खोल देते हैं, 50 पाइप डाल देते और कहते हैं हमने काम किया। एक गली जो मैं 1 लाख रुपए की अपनी जेब से बनाता हूँ, 1 करोड़ों में बनाते हैं। ये काम किया इन लोगों ने। आप बताए ना, सब मोटरसाइकिलों में आए हुए थे, बसों में आए हुए थे। आज इनके पास लैंड क्रूजर, हमारे गवर्नर साहब जो साबिक हैं, उनका कहां घर था, आज 2000 गज के घर के ऊपर डिफेंस में बैठे हुए, गवर्नर हाउस की जगह गवर्नर हाउस लेवल के घर बना बैठे। तो आप बताएं क्या इन्होंने काम किया होगा? इन्होंने वाकई काम किया होगा धांधली से। और अगर फिर केस मंसूर साहब, यहाँ पे एक सवाल बनता है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने बताया कि ये लोग मोटरसाइकिलों पर आए थे, फिर इलेक्शन होने और अगर ये फिर जीत गए तो? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जो जिनके खिलाफ ये लड़ेंगे उनकी कमजोरी होगी ना, कैंडिडेट अच्छे करें। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इधर की है वो लैंड ग्रैबर को, कब्जा माफिया को, ड्रगिस्ट को, इन लोगों को टिकटें देगी तो उनको कौन पसंद करेगा? अब पढ़ी लिखी कौम हो चुकी है, सोशल मीडिया का टाइम है। जो भी गालबन मुझे जहां तक याद है, आप भी कैस मंसूर साहब, आप भी नेशनल असेंबली के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करने का सोच रहे हैं? मैं पीएस के ऊपर भी आ रहा हूं सर, पीएस 121 NH 252। देखें, मैंने किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ना मैं करूंगा, क्योंकि देखें, एक सियासी पार्टी जुडिशरी के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, मैं कैसे मुल्क दुश्मनी कर सकता? एक सियासी पार्टी कब्जा ग्रुप वाली है, ठीक है ना, उसके साथ मैं क्यों कब्जे करके करता रहूंगा? एक सियासी पार्टी में बहुत दहशतगर्द है, क्या मैं उनके साथ वो करूंगा काम? सर, अब खिदमत के लिए सियासत में आए हैं, अल्लाह ने जो लिखा होगा वो होगा, कोई फिक्र नहीं है हार जीत की, ठीक है। अवाम को अच्छे बंदे चाहिए, अवाम काम करवाना चाहेगी तो डेफिनेटली वोट देगी मुझे, और उस जनरल इलेक्शन में वोट बेचेगी तो मैं क्या कह सकता हूं? तो जनरल इलेक्शन में आपकी पार्टी के जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो भी कंटेस्ट करेंगे? 100% सर, हम पूरी कराची भी तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने चीजों की सिलेक्शन की है, ठीक है, जगहों की सिलेक्शन की हुई है, उस पर जरूर करें। देखे सर, इस वक्त जो कराची चला रहा है वो सोशल वर्कर चला रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमत नहीं चला रही, ऐसा ही है। भूख के जो लोग थे कोरोना में, वो
उनकी जो जिंदगी बचाई गई सोशल वर्कर्स ने बचाई गई। ट्रू ट्रू हर सोशल वर्कर मेरे साथ और मैं हर सोशल वर्कर के साथ हूं। ट्रू। क्या की हुकूमतों ने गंदा राशन देके बांट दिया? कितने आज आप इनके बाजारों का हाल देखा आपने? आपके पास परसों मैंने शो की, अगले दिन वजीर आला साहब चले गए बाजार करने, उनका बाजार सेट हो गया होगा, आज उसी बाजार में जाके देख लें आप। ये हाल है सर। जब तक इस मुल्क में इदारों के अंदर से करप्शन खत्म नहीं की जाएगी और ईमानदार लोगों को सामने नहीं लाया जाएगा, ये मुल्क खाता जाएगा, खत्म होता जाएगा, होता जाएगा। और आप देखें आज इनको कितने पैसों की जरूरत है और ये पैसे, इससे ज्यादा पैसे इन लोगों के आम पोस्ट के लोगों के पास पड़े हुए हैं, जो वो चाहें तो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन नहीं, इतनी मत खा गए हैं तो खा गए हैं। ठीक आप है। भी दुआ करें अल्लाह ताला से अच्छे ठीक लोग है आए, इस दफा ये अच्छे कैंडिडेट्स रखें, मुल्क बनाने वाले कैंडिडेट्स रखें। सर बहुत ज्यादा चलें, हो रही है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मोहम्मद अली, सोशल वर्क, आपने सुना कि कैस मंसूर ने कहा कि कराची तो चलाते ही सोशल वर्कर हैं और आप भी एक आई ट्रस्ट है, बिल्कुल। कैसे चलाते हैं और कितने मरीज उससे मुस्तफीद होते हैं? साजिद भाई, ये आई ट्रस्ट जो है ये हमारे अब्दुल रहीम जानू साहब हैं, जो हमारे लीडर भी हैं, वो उसको लीड करते हैं। ये बेसिकली उनका आई कैंप है, बाबा फरीद आई कैंप के नाम से बड़ा मशहूर है ये। वो और उनकी मिसेज इसको रन करती हैं और ये तकरीबन 34 ईयर से ये चला रहे हैं और ये हमारा हर साल शुरू होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। इसमें हम ईयरली जो है वो 9 कैंप हमारे लगते हैं, जिसमें हर कैंप में जो है वो 1000 सर्जरीज होती है। रहीम जानू और इनकी फैमिली की बड़ी खिदमात हैं समाजी, नो डाउट, है ना? और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही और है। हमने उनको रिकॉग्नाइज किया 2023 में तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड। बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं, है ना, डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, तो क्राइटेरिया क्या है इसमें? ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे हमारा सबसे बड़ा, इसमें आपके हमारे जैसे 7-8 कैंप लगते हैं, उसमें 1000 सर्जरीज होती है और ओपीडी तकरीबन होती है 10,000 12,000। लेकिन जो हमारा पाकपटन का कैंप है ना, वो तकरीबन हमारे 8 दिन का होता है और वो सबसे बड़ा कैंप है और उसमें हमारे पास ऑल ओवर ऐसी मशीन्स हैं जो आज यहाँ पर जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी नहीं है। 2023 में उन हॉस्पिटल के पास वो मशीन नहीं, तो क्या आप आई सर्जरी करके दूसरी आंख लगाते हैं या मोतिया? ओके, मोतिया इंपोर्टेड लेंस है हमारे, जो कि इंपोर्ट किए हुए हैं और बिल्कुल A+, AA+ क्वालिटी के हैं, वो हम उनको लगा करके देते हैं। और वो आप यकीन करें, जब हम उनको ऑपरेट करके, इस दफा तो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस किया, मैं खुद पाकपटन गया था और जब वो एक औरत या एक मर्द आपके पास आ रहा है जो नहीं देख सकता, नाबीना है, और जब आप उसकी आंख लगाते हैं और जब वो निकल के आपको दुआ देता है ना साजिद भाई, आप यकीन करें वो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि वो ऐसा टाइम होता है कि बिल गेट्स भी उस टाइम के अमीर आदमी होगा जो आप होते हैं। क्या बात है, ऐसा ही है। और हमारी माशाल्लाह 5000 सर्जरियां पाकपटन में होती हैं इन 6 से 7 दिनों में और ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं ओपीडी बताऊं तो तकरीबन हम लाखों लोगों को एंटरटेन करते हैं। इसके बाद 5000 जो होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है, उनकी सर्जरी तो ये आपने पर्टिकुलर पाकपतन का, तो क्या ही अच्छा हो कि ये शहर हो। ये हमारा अक्टूबर से शुरू, क्योंकि ये देखें ये सर्दियों में होता है, गर्मियों में हम नहीं करते। सर्दियों में ये हमारा शुरू होता है अक्टूबर से। पहले हम इसको करते हैं गवादर, उमाड़ा, पसनी। ठीक है। नवंबर में ये जाता है पाकपटन, दिसंबर में ये जाता है मीरपुर खास, जनवरी में जाता है जैकबाबाद और फरवरी में जाता है गुजरांवाला। ये 5 तो जो है ना 5-6 कैंप ये तो हमारे फिक्स है। फिर इसके बाद इन 6 महीनों के अंदर हम देखते हैं कहाँ स्पेस है, तो वहां पर भी हम ये कैंप लगा देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट होता है 2 दिन का। अच्छा, जैसे अभी हमें आई थी कॉल गवादर से कि आप 1 दिन और लगा लें यहाँ पर, तो हमने वो कर दिया। ये 6 कैंप तो हमारे फिक्स हैं ईयर के। इसके अलावा जहां जरूरत होती है, हमें डिमांड आती है, हम वहां जाके लगा देते हैं। 1 दिन कराची में भी हो जाता है और ये माशाल्लाह 34 साल से चल रहा है और इसमें तकरीबन अगर आप ऑल ओवर 34 इयर्स का रिकॉर्ड देखें तो 3.5 लाख से ऊपर की सर्जरीज हो गई है। मेमन लीडरशिप में आप एज अ कोऑर्डिनेटर काम भी कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है, जहां तक मुझे इल्म है। बिल्कुल। आगे क्या टारगेट्स हैं? देखिए, अभी मेमन लीडरशिप फोरम जो है हमारा, उसका सबसे बड़ा जो टारगेट है ना, वो है हमने इम्प्लीमेंट करवाना है शादी में जो वन डिश है उस पे। ठीक है। और शादी का रात 10 बजे बंद करें। ये जो हम लोगों ने लगाया हुआ है कि रात एक शादी में वैसे ये टारगेट एज पर माय एक्सपीरियंस स्पेशली मेमन कम्युनिटी में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इसीलिए हम मेमनू ने इसकी शुरुआत की है। ये बहुत मुश्किल है वैसे। मोहम्मद अली, साजिद भाई, लाहौर में है ये, हमारे यहाँ नहीं है। और इसमें आप देखें, इसमें हम मेमनू ने शुरुआत इसीलिए की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अभी प्रोग्राम था, उसमें हमने वन डिश ही रखा। ये नहीं कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी तो देखें रमजान आ गया, शादियां नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमारा यही इरादा है कि शादी में सिर्फ वन डिश हो। इससे ये हो जाएगा कि देखें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब बैलेंस हो जाएंगे। हर कोई आके एक ही जगह खड़ा है, आपको पता नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे शादी करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लूंगा, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, मैं अपना कोई जमीन बेचूंगा। यार ऐसा किसने बोला हुआ है? अब ये क्यों करते हैं? दिखाने के लिए सिर्फ।
अब हमने जब ये ऊपर से स्टेप लिया, जब ऊपर वाले ही वन डिश पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाला ऊपर आ गया, उससे भी एक बर्डन तो खत्म हो गया कि मुझे अब अपनी बेटी की शादी में 20 डिशें रख के 50 लाख का वलीमा करना है या 50 लाख का निकाह का प्रोग्राम करना है, सिर्फ कैटरिंग वाले को देने हैं। बताएं जी। तो ये हमारा सबसे पहला मोटिव जो है ना, जिस पर हमें अभी इंप्लीमेंट करना है और उस पर हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। हमने क्योंकि चेयरमैन कई बिलावल को भी, इसका पीपीपी को जो है इनको भी लेटर दिया है, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर दिया है, और इंशाल्लाह हम इस पर पूरी कोशिश में है कि इसको इंप्लीमेंट करके क्योंकि मैंने कई शादियां, मुतादिद शादियां मैं गया हूँ और वहाँ पे फूड की रेल फेल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल यार, इससे बेहतर आप ये पैसे किसी दूसरी जगह किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दें या अपने बच्चों को दे दें। आप इसमें ये कर लें। अभी हमारे अयाज भाई, इन्होंने रखा था अपनी बेटी की शादी में वन डिश, इन्होंने किया था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ी अच्छी तकरीब थी, सब खुश हुए। लेकिन फिर वही है ना कि एक चीज अगर रूटीन में चलती रहेगी ना, सबको पता लग गई। अब उन्होंने कर लिया, गैप आ गया 2 साल का, फिर वही लोग, क्योंकि शादी यहाँ पर एक आपका स्टेटस सिंबल है। शादी में आप पैसा आपको दिखाना जरूरी होता है अपना, लेकिन ये गलत है ना। अब हम लोग उस दिन थे, हम लोग सारे जो ये हमारे एमएलएफ के जितने, मतलब ये एक ट्रेंड चल गया है कि शादी में हमने अपना स्टेटस दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज द ओनली वे टू शो योर स्टेटस। तो इसलिए लोग शादी में जो है ना वो दबा के, देखिए ना यार, नॉर्मल एक शादी में 50 लाख रुपए का तो सिर्फ हम खाना कर देते हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम का कैटरिंग वाले का बिल होता है। बताएं जी। तो ये, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये नहीं है कि अगर मैंने 50 लाख का खाना किया तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं नॉर्मल है। ये 50 लाख का खाना, 30 लाख रुपए का हॉल, तो आपका 8 मिलियन तो सीधा सीधा एक सिर्फ शादी की रात की तकरीब में उड़ गया, जो कि आपने लोगों पे लगा दिया। कोई रिटर्न हो यहाँ, इससे बेहतर ये कि आप अपने बच्चों को दे दें, जाके हज पढ़ के आ जाए, टूर पे कहीं चले जाए, या इससे आप 200 लड़कों की और शादी करवा सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव अभी कुछ इससे इसका बेनिफिट हुआ है, कुछ आउटपुट आया है। आपने आयात बंदूकड़ा का तो नाम लिया कि चलो उन्होंने शुरुआत की थी, वो पार्ट है एमएलएफ का। बिल्कुल, वो एमएलएफ के चेयरमैन है, है ना, वो है बिल्कुल डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। तो उसके बाद कम्युनिटी में और कोई, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका ये मोटिव जो हमने उठाया ना, इसको भी उठाया हुए रमजान से तकरीबन हमने महीना पहले ही उठाया था। और रमजान में आपको पता है कोई शादियां नहीं होती। हमारा एक इवेंट था, वो हमने किया था, उसमें हमने वन डिश रखा था, और इंशाल्लाह हमारी एक ईद मिलन होती है एमएलएफ की जो ग्रैंड होती है, उसमें इंशाल्लाह हमारा इस इनिशिएटिव में फेडरेशन और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इदारे साथ हैं आपके, उनको पाइपलाइन में लिया है आपने? में तो सबको लेना पड़ेगा। और अभी हमने ये, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि रमजान में तो देखिए कोई काम होता ही नहीं है। हमने रमजान से तकरीबन महीना पहले इसको एक इनिशिएटिव हमने उठाया है, और अब रमजान के बाद हमने इस पे प्रॉपर वर्किंग करनी है, जिसमें हम सारे इदारों को। मोहम्मद अली, क्योंकि एक यंग बिजनेसमैन है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकाला जाए, क्या एडवाइस करेंगे? पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आपने ठीक होना पड़ेगा। हम जो बिजनेस में चोरियां करते हैं, हम जो बिजनेस में हेरा फेरी करते हैं, आप उसे ठीक करेंगे, आपका मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं ये कहूंगा बस। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड की हमने इफ्तिताही तकरीब की, आगे एक हमारा मेगा इवेंट जो हर साल होता है वो हमारा पाइपलाइन में है, जो कि एवरी ईयर 5 स्टार होटल में होता है, इस बार भी होने जा रहा है। किन अल्फाज में हमारी इस काविश को आप देखते हैं? साजिद भाई, तुमसे है पाकिस्तान के बारे में मैं कहूंगा, अगर कोई मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि शायद वो तुमसे है पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, क्योंकि तुमसे है पाकिस्तान में एक ब्रांड है। उसको माशाल्लाह जिस तरह आप लीड कर रहे हैं, जिस तरह लेके चल रहे हैं, वो एक ब्रांड बन चुका है। इस बार बड़े बिलबोर्ड लगाने जा रहे हैं सर हम पूरे कराची में। मार्केटिंग देखता हूँ आपकी माशाल्लाह, हर जगह गाड़ियों में आपके पोस्टर्स चल रहे होते हैं। पहली बार ये कराची में होने जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मार्केटिंग, और मैं आपको वाकई इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस तरह आप उसको लेके चलते हैं। और तमाम बिजनेसमैन और लाइव शो इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, और मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, हमारी टीम आपको रिकॉग्नाइज कर रही है कि यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर। आप बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारे अवार्ड के नॉमिनी हैं इस बार। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी रियली। तो ये था जी आज का हमारा तुमसे है पाकिस्तान। हमारी कोशिश होती है कि मुस्बत चीज़ों पर हम काम करें, हम पॉजिटिविटी को फ़रोग दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।